बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और एक हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती सुबह के साथ फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और एक्साइटेड होंगे कि इट्स फ्राइडे मॉर्निंग। और फ्राइडे मॉर्निंग का मतलब क्या है कि वीकेंड इज़ हेयर। वैसे तो बच्चों की क्योंकि छुट्टियां थी तो वीकेंड तो सब ने ही एंजॉय किया, मतलब पूरा वीक ही बच्चों ने एंजॉय किया, लेकिन पेरेंट्स को फाइनली थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका मिलता है ऑन द वीकेंड। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल वीकेंड है, तो अल्लाह खैर करे और अल्लाह करे कि हमारा मुल्क जो है वो कामयाबी की तरफ गामजन हो और इंशाल्लाह जो है जो भी हो हमारे हक़ में बेहतर हो, आमीन। इस दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट की, नाश्ते की अहमियत की। अब एकदम से मैं आपको नानी अम्मा या दादी अम्मा लगी होंगी। बचपन में क्या कहा जाता था? नाश्ता किए बगैर घर से नहीं जाना, नाश्ता किए बगैर स्कूल नहीं जाना, नाश्ता किए बगैर गेम्स बाहर खेलने के लिए नहीं जाना। इवन छुट्टी वाले दिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती थी कि बच्चे सुबह उठ के अपना नाश्ता करें, नहाए धोएं, उसके बाद जो मर्ज़ी करना है दिन में करें। देखिए, बच्चों के लिए रूटीन और डिसिप्लिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये रूटीन और डिसिप्लिन बच्चों की ज़िंदगी में बहुत छोटी एज पे आता है। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं उस एज पे, आई एम टॉकिंग अबाउट जब बच्चा 1, 1.5, 2 साल का होता है, उस स्टेज पे ही जब आप एक डिसिप्लिन अंदाज में बच्चे को नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, फ्रूट्स, स्नैक्स, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराते हैं, दूध का एक स्पेसिफिक टाइम, तो बच्चों की नशोनुमा में भी बहुत सपोर्ट मिलती है एंड एक बड़ी हेल्दी लाइफ तो है बच्चे जीते हैं। प्रॉब्लम यह है कि छोटी उम्र पे जब हम बच्चों को नाश्ते की और इन चीज़ों की आदत नहीं डालते और कहते हैं चलो कुछ नहीं होता, खेल रहा है या खेल रही है, इट्स ओके, तो फिर वो एक रूटीन से हटके एक चीज़ जो है वो होनी शुरू हो जाती है और फिर होता ही है कि वो रूटीन बन जाती है कि भाई बच्चा नाश्ता जब भी मूड होगा करेगा। फिर जब बच्चे ने स्कूल जाना शुरू करना होता है, जब प्रॉपर एक स्कूल की रूटीन शुरू होती है, तब क्योंकि बच्चे को आदत ही नहीं होती कि 11-12 बजे से पहले वो नाश्ता ना करे, तो सुबह के टाइम फिर बच्चा नाश्ता नहीं करता, बिल्कुल जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, और बच्चा फिर स्कूल भूखा जाता है। माँ बाप इस जल्दी में होते हैं कि बच्चों को रेडी करें, स्कूल भेजें। एक ही बच्चा हो तो चलो माँ बाप उसके पीछे ही लगे रहते हैं और चीज़ मैनेज हो जाती है, लेकिन जब आपके एक से ज़्यादा बच्चे हों तो एक अजाब खड़ा हो जाता है घर के अंदर कि भाई एक नाश्ता नहीं कर रहा, एक कपड़े नहीं तैयार हो रहा, तो 100 प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि यार तैयार होकर गाड़ी में बैठना ज़्यादा ज़रूरी है, नाश्ता गाड़ी में कर लेंगे, और फिर नाश्ता गाड़ी में भी नहीं होता। बहुत से लोग इस वक्त मेरे साथ अग्री कर रहे होंगे कि भाई यही तमाशा होता है, हर रोज़ नीयत ये होती है कि हम नाश्ता करा के बच्चे को घर से निकालेंगे, बच्चा नाश्ता नहीं करता, गाड़ी में बैठते हैं, फिर गाड़ी में बच्चा नहीं नाश्ता करता क्योंकि जल्दी होती है पहुँचने की, या बाइक में या जिस पे भी, और फिर ऑब्वियसली जब तक बच्चा स्कूल पहुँचता है नाश्ता रह ही जाता है। लंच बॉक्स में जो चीज़ें होती हैं, बहुत से बच्चे जो हैं जो नाश्ता करके नहीं जाते वो तो चलो खा ही लेते हैं, लेकिन लंच बॉक्स में भी बच्चे इसलिए उसका खाना नहीं खाते बिकॉज वो खेल रहे होते हैं। ब्रेक में बच्चों को ये होता है कि हम उछल कूद करें, खेलें, और फिर एक ये ज़िंदगी की एक सिलसिला बन जाता है, जिसकी वजह से आज हम बहुत से यंग स्टूडेंट्स को मैट्रिक के बाद FA BA के स्टेज पे देखते हैं कि ना नाश्ता करते हैं, अक्सर अपना लंच भी स्किप कर देते हैं, अगर खाते हैं तो टोटल गार्बेज खाते हैं। गार्बेज से मुराद ये कि कैंटीन पे जो भी मिल गया या इधर उधर जो मिल गया, या स्कूल से निकले तो बाहर अब आलू चने जिस तरह मिल रहे होते हैं वो थालियों के अंदर, इस किस्म की अनहेल्दी अनहाइजीनिक चीज़ें बच्चे खा रहे होते हैं। अब आलू चने तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन रोड साइड पे जो मिल रहा है उसमें कोई मिनरल वाटर तो इस्तेमाल हो नहीं रहा, ना उबला हुआ पानी इस्तेमाल हो रहा है, ना फिल्टर्ड पानी इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको क्या पता कि वो कितनी साफ़ चीज़ें हैं और कितनी नहीं। फिर बच्चे बीमार भी होते हैं रेगुलरली। मेजर रीज़न, मैं किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से, डाइटिशियन से बात करती हूँ या पीडियाट्रिशियन से, बच्चों के डॉक्टर से बात करती हूँ, तो वो यही बात करते हैं कि बच्चे नाश्ता ही नहीं करते। सबसे बेसिक चीज़, जो सबसे अहम चीज़ है, वो ही नहीं करते। अच्छा, फिर ये चीज़ बच्चों से गई टीनेजर्स के अंदर, 20s के अंदर जो बच्चों का एज ग्रुप है, और उसके बाद ये आपकी ज़िंदगी का ही सिलसिला बन जाता है। कितने लोग हैं जिन्हें आप कहो कि हाँ जी सुबह नाश्ते में क्या करते हैं, हम तो नहीं नाश्ता करते। अच्छा, उन्हें लगता है नाश्ता ना करना वेट लॉस का एक बड़ा बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं आपको खुद बता रही हूँ जिसने बड़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वेट गेन, वेट लॉस, इन सारी चीज़ों के साथ। एंड आई हैव टू टेल यू व्यूअर्स, वेट गेन के लिए खुराक छोड़ना इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। आपने एक हेल्दी डाइट की तरफ जाना है, लेकिन खाना पीना आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आपने खाना पीना भी छोड़ दिया तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाएगा, और जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो फिर वजन भी चढ़ना शुरू हो जाता है। सो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी प्रोसेस है, और हमारी बॉडी एक बड़ी वेल ऑयल्ड, बड़ी एक डिसिप्लिन मशीन की तरह अगर आप इसको लेके चलें ना, तो आप बड़ी हेल्दी भरपूर अंदाज में 100-120 साल तक जी सकते हैं। लेकिन इट डिपेंड्स, राइट? हम हमेशा कहते हैं हमने अपने बच्चों के लिए ये करना है, हमने अपने बच्चों के लिए वो करना है, हमने उनका फ्यूचर सिक्योर करना है। ओ भाई, जब आप उनकी सेहत को ही नहीं सिक्योर करेंगे तो फ्यूचर कौन सा?
एक बीमार यंग पर्सन का क्या फ्यूचर है? ना आप बिस्तरे से निकल सकते हैं, ना आप नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं। अच्छा, अब जब इंसान नाश्ता किए बगैर घर से निकलता है, उसमें एनर्जी नहीं होती। जब अगले में हिम्मत ही नहीं होगी तो वो पढ़ेगा क्या, सीखेगा क्या, खेलेगा क्या, कूदेगा क्या? बड़े बच्चों में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि एनर्जी लेवल्स कम होते हैं, वो स्पोर्ट्स सारी एक्टिविटीज़ जो स्कूल में फिर भी करते थे वो कॉलेज लाइफ में आके छोड़ देते हैं, और फिर एक अनहेल्दी लाइफ का कंसिस्टेंट सिलसिला जो शुरू हो जाता है। सो नाश्ता करें, और वो कहते हैं ना कि बादशाहों की तरह नाश्ता करना चाहिए, वजीर की तरह लंच करना चाहिए, अपना दोपहर का खाना और रात का खाना फ़कीरों की तरह खाना चाहिए। बहुत ही अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड और बड़े ही तरीके से अगर इंसान अपने आप को लेके चले और याद रखे कि ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। नाश्ता सबसे अहम मील है आपकी दिन का, क्योंकि ये वाइड टाइम है जब आप अच्छे से फ्रूट्स, वेजिटेबल, सारी चीज़ें जो है कंबाइन करके एक प्रॉपर फाउंडेशन दिन की सेट करके किसी को बाहर भेजते हैं। और ये रूटीन घर में तभी बनेगी जब घर के बड़े बच्चे सारे मिलके डाइनिंग टेबल पे बैठ के सुबह नाश्ता किया करेंगे या दस्तरखान पे बैठ के नाश्ता करेंगे। सबसे बड़ा इशू यही है कि हम लोग नाश्ता साथ करते ही नहीं है। खाना पीना कोई कहीं खा रहा है, कोई कहीं खा रहा है, कोई बच्चा एक कमरे में छलांगे मार रहा है, माँ उधर धोने वाले डाल रही है, बाप एक बच्चे के पीछे भाग रहा है। नाश्ता किसी ने भी नहीं किया, ना माँ ने किया, ना बाप ने किया। व्यूअर्स, ये एक ऐसी चीज़ है जो 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते आपको इशू होगी, बट इवेंचुअली ये एक आपके डिसिप्लिन रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। और बॉन्डिंग का कितना खूबसूरत तरीका है कि आप टेबल पे बैठ के सारी फैमिली मिल के साथ नाश्ता किया करें। देखिए, दोपहर के खाने पे अक्सर फादर्स मिसिंग होते हैं या मदर फादर दोनों काम कर रहे हो, तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या दूसरे घर वालों के साथ बच्चे खाना खाते हैं। सुबह का खाना यानी कि ब्रेकफास्ट और रात का खाना तो बच्चों के साथ डेफिनेटली खाना चाहिए, लेकिन ब्रेकफास्ट किए बगैर, नाश्ता किए बगैर प्लीज़ अपने बच्चों को घर से बाहर ना भेजा करें। सुबह का नाश्ता हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब सारी फैमिली साथ बैठती है, नाश्ता करती है, न्यूट्रिशन पूरी करके घर से निकलती है, तो ये एक हेल्दी फैमिली की इंडिकेशन है। और सुबह का नाश्ता छोड़ देने से आप उल्टा अपने आप को नुकसान ही कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि आप अपने आप को कोई बेनिफिट दे रहे हैं। सो गलत हैबिट्स में ना खुद पढ़ें और ना ही किसी और को पढ़ने दें। हमजा नाश्ता किए बगैर स्कूल के लिए नहीं जाता, 17 का हो गया माशाल्लाह, लेकिन नाश्ता किए बगैर वो बच्चा घर से नहीं निकलता क्योंकि उसकी छोटा सा था तो ये रूटीन का हिस्सा था। हसन नूर विदाउट ब्रेकफास्ट घर से नहीं निकलते। अगर स्कूल का टाइम फॉर एग्जांपल बच्चों ने आजकल 8:30 बजे पहुंचना होता है, 8:30 बजे अगर बच्चों ने स्कूल पहुंचना है तो नाश्ता उनको हम 7 बजे कराना शुरू कर देते हैं। तंग करें, उछलें, नाचें, जो भी करें, आधे घंटे में, पौने घंटे में तो बंदा फ्री हो ही जाता है। सो प्रॉपरली 6:30, 6:45 जगा के मुँह शू वॉश किया, थोड़ा सा बच्चे को फ्रेश किया, कुल्ली शुल्ली करा के बिठाया, नाश्ता कराना शुरू किया। नाश्ता बच्चे ने कर लिया, वॉशरूम में लेके गए, दांत ब्रश कराए, कपड़े चेंज कराए, सारा कुछ करके और आपने बच्चे को गाड़ी में बिठाया और आप स्कूल के लिए निकल गए, या बाइक पे बिठाया स्कूल पे निकल गए, या स्कूल बस पे बच्चे को बिठाया, वैन में बिठाया और बच्चे स्कूल के लिए चले गए। व्यूअर्स, सीरियसली अगर आपने बच्चों के लिए कोई एसेट बनाना है, कोई उनको फ़ायदा देना है ज़िंदगी में, तो इससे बेहतर तरीका नहीं है बच्चों को बेनिफिट या फ़ायदा देने का। खैर, एक और मदर हमारे साथ सेट पे हैं, उनसे भी बात करते हैं। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ की तरफ अपना मुतवज्जो होते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे तैयबा जी, मुझे ये बताओ जी कि जब हम बात करते हैं हेल्दी ज़िंदगी की, खुद भी आप एक माँ हैं एंड देन आपका काम भी फूड से रिलेटेड है जी, नाश्ते की आपके घर में क्या अहमियत है? नाश्ते की अहमियत ये है कि मेरे बच्चे माशाल्लाह इतना यूज़ टू हैं नाश्ते के कि संडे में आपको पता है ऑफ होता है, तो वो अर्ली मॉर्निंग जो उनका डेली एक हैबिट डेवलप है और वो माओं का काम होता है वो हैबिट डेवलप करना। अगर वो आप देखें हैबिट डेवलप हो गई, उनके टेस्ट बड डेवलप है, तो क्या होता है कि वो संडे में उनको क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है कि अभी इस टाइम पे हमें नाश्ता चाहिए, और इसका मतलब है वो रूटीन सेट है। ये आपने बहुत अच्छी बात की। बाय द वे हमारा यही सिलसिला है, हम नाश्ता उसी टाइम करते हैं डेली, चाहे सैटरडे हो चाहे संडे हो। हाँ, अगर किसी की आंख लगी हुई है, रात को लेट नाइट बाहर थे, नाश्ता फिर भी किया जाता है। और बच्चों को यूर राइट, हसन और उनको भूख लग जाती है, बिल्कुल वो मांगना शुरू हो जाते हैं खाना। हमजा भी उठता है, चाहे वीकेंड भी हो, उसकी जैसे ही आंख खुलती है उठता है, कुल्ली शुल्ली करता है, बैठता है, नाश्ता करता है, उसके बाद फिर बाकी का सिलसिला शुरू होता है।
तो ये रूटीन जो ये बहुत एक अच्छा टाइम होता है चाइल्डहुड का, जिस वक्त उनके स्कूल का डिसिप्लिन स्टार्ट है, तो उसमें आप ये हैबिट बड़े आसानी से जो है वो डेवलप कर सकते हैं। और पता है बात ये कि छोटे से गोदी में जब बेबी हो ना आपके, तब से आप अगर थोड़ा सा देखिए, ऑब्वियसली जब बच्चा बहुत छोटा होता है आपने उसको बार बार खाना भी खिलाना है, फिर आपने ठोस ग़िज़ा शुरू करनी है, ये सारा कुछ करना है। लेकिन हमने जब ठोस ग़िज़ा भी शुरू की, सुबह का हमने टाइम रखा हुआ था कि सुबह 7 बजे ना, जब हसन भी छोटा था, नूर भी थी, हमजा भी छोटा था, कि इतने बजे मैंने सुबह इनको जो भी चीज़ शुरू करा रहे हैं, चाहे चावल शुरू करा रहे हैं, और वैसे भी जब ठोस ग़िज़ा की तरफ भी बच्चों को लेके जाना है तो डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि चीज़ सुबह का टाइम बेस्ट है, कि कोई एलर्जिक रिएक्शन, कोई अगर आपको नहीं बच्चे को सूट कर रहा होता वटेवर, तो आप सुबह के वक्त ट्राई कराएं सबसे पहले बच्चे को कोई भी नई चीज़। बिल्कुल। और जुगन एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कहते हैं माएँ अक्सर कंप्लेन करती हैं बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते, कोई मटर नहीं खा रहा, आप उसको इतनी वेरिएशन है, आप उसको बॉयल करके मैश करके किसी उसमें जो है कटलेट्स के अंदर ऐड करके दे दें। आपने सुबह एक फ्राई अंडा और शामी कबाब अक्सर देते हैं लोग अपने बच्चों को, आपने साथ एक फ्राई अंडा दे दिया, साथ में एक आपने आलू एंड चिकन का कटलेट दे दिया, कुछ दिन पहले हमने वो भी बनाया था सेट पे। सो बात है कि ऑप्शंस तो हजारों हैं। नहीं, एक्चुअली आप कह रही हैं वेरिएशंस बहुत हैं, लेकिन घर पे लोग वेरिएशन नहीं बनाते। अब जिसके घर अंडा पराठा बनता है उसके घर हर रोज ही अंडा पराठा बना, बच्चे तंग आ जाते हैं। किसी दिन आपने ऑमलेट बना दिया, किसी दिन आपने अंडा पराठा, फ्राई अंडा पराठा बना दिया, कभी आपने स्क्रैम्बल्ड अंडे बना दिए टोस्ट के ऊपर रख के। अंडा तो डेली खिलाना चाहिए, बिल्कुल, और सुबह के टाइम अगेन बच्चा खा लेता है, बाकी दिन में फिर खाता नहीं है। अब जिस तरह बच्चे बैंगन नहीं खाते, मैंने अक्सर माओं को देखा है क्या करेंगी, बाहर से फ्राइड चिकन ऑर्डर कर देंगी। भाई उसमें अगर आप बैंगन का ऑल्टरनेट उनको फ्राइड चिकन दे रही तो कौन बैंगन खाएगा? और बात ये कि बैंगन और मतलब एक तरफ सब्जी आपने अगर बच्चे को देना भी है तो बड़ी तरीके से दिया। बैंगन के आप बड़े मजे के जो है फ्राइड बैंगन बना सकते हैं आप। बैंगन के साथ अगर उसका कोई वो बना भी रहे हैं कॉम्बिनेशन, बच्चा नहीं भी खाता, एक दफा ट्राई करेगा, दूसरी दफा करेगा। मैंने सारा बचपन बैंगन से मुझे नफरत थी और भिंडी से। बैंगन और भिंडी क्योंकि बहुत वो लिज टाइप चीज थी, नहीं पसंद आती थी। डिफरेंट तरीकों से चखाई, भिंडी को फ्राई करके भी खिलाया। खैर ऑब्वियसली उसका जो वो होती है न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन टेस्ट तो डेवलप हो जाता है। बिल्कुल। और अब बैंगन, भिंडी, टिंडे, शलजम, कोई मूंगरे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं नहीं खाती। बट बचपन में बार बार हमें ट्राई कराते थे। एक दफ़ा नहीं खाया, फिर 2-3 दिन बाद ट्राई कराया, फिर नहीं खाया, डिफरेंट तरीकों से इवेंचुअली अब बैंगन का भरता इज़ माई फेवरेट। सो इट्स जस्ट मतलब आप पे डिपेंड करता है पेरेंट्स के हमने। एंड आई नो व्यूअर्स, ज़िंदगी बहुत हेक्टिक है, बहुत मसरूफ़ है, हम सब बहुत बिजी हैं चीज़ों के साथ, लेकिन ये वो चीज़ है जो हमारी सारी बिजीनेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा, किचन में आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन दाबू और उसके साथ क्रीमी फ्रूट सैलेड। दाबू ये क्या होता है? ये फ्राइड चिकन की तरह है, थोड़ा सा ज़रा फ्लेवर्स चेंज हैं इसके। तो स्ट्रीट फूड है बेसिकली, स्ट्रीट फूड। अब अगर ना बच्चों को जो बाहर से ठेलों से और ढाबों से आप चीज़ें लेके देते हैं, ये भी एक बड़ा अच्छा बच्चों के लिए ऑप्शन है जिनको जरा चटपटी चीज़ें वगैरह खाने का शौक है। अच्छा, रेसिपी की तरफ जी, इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। चिकन दाबू के लिए मुर्ग का गोश्त 1.5 किलो, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, दड़ा मिर्च 1 खाने का चम्मच, लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच और 1/4 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, जर्दा रंग 1 चुटकी, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, तिल 2 खाने के चम्मच, दही 100 ग्राम, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच, तेल फ्राई के लिए और कोटिंग के लिए मैदा 1 कप और बेसन आधा कप। व्यूअर्स, इसकी रेसिपी की तरफ हम पहले आ जाते हैं। सबसे पहले जो इसका फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने चिकन को वॉश कैसे करना है। एक कोई भी पॉट लेके उसमें आप चिकन ऐड करके उसके साथ आपने हाफ कप सिरका ऐड करना है। सिरके की क्वांटिटी की वजह से आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जब हम इसको डिप करके रखेंगे तो इसका जितना भी ब्लड है वो सारा इसमें पानी के अंदर निकल आएगा, और जिस वक्त हम इसको आम जो हमारा टैप वाटर होता है उससे हम वॉश करेंगे तो सिरके का जो फ्लेवर है सारा वो स्टेन हो जाएगा पानी के साथ। तो इसको वॉश करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको स्टेनर में रख देना है। इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, ये ड्राई हो जाएगा। ड्राई होगा फिर उस वक्त हम योगर्ट, जो दही मैंने आपको लिखवाया है, उसमें सारे मसाले ऐड करके ये चिकन आप ओवरनाइट उसमें मैरिनेट कर देंगे। और फिर उसके बाद कोटिंग के लिए जो मैंने आपको मैदा और बेसन बताया है, ये हम इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे, बहुत ज़्यादा इसको आपने वाटरी नहीं करना, बहुत थिक भी नहीं करना। ये जिस वक्त मैं इसको मिक्स करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो इसको जो है अच्छी तरह बेसन और मैदा लगा के फिर हम इसको 1 बाय 1 गरम जो है वो ऑयल में फ्राई कर लेंगे। मीडियम हीट पे आपने उसको रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं हो, वरना क्या होगा कि चिकन बाहर से उसकी कोटिंग जो है वो जल जाएगी और अंदर से वो कुक नहीं होगा। और इसको हम सर्व करेंगे फ्राइज़ के साथ। और दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं जो कि है क्रीमी फ्रूट सैलेड। इसके लिए हम लेंगे सेब 4 से 5 अदद, केले 6 अदद,
स्ट्रॉबेरी 1 कप, दूध हस्बे ज़रूरत, मायोनीज़ 1 कप, क्रीम 1 पैकेट और चीनी हस्बे ज़रूरत। सिंपली आप जो भी सीजनल फ्रूट आपके पास अवेलेबल हैं, मेरे पास बनानास थे, एप्पल थे और स्ट्रॉबेरी थी, मैं उनके साथ बना रही हूँ। और आप चाहें तो इसमें बॉइल्ड चिकन भी ऐड कर सकते हैं, मैक्रोनी भी बॉयल करके ऐड कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे सिंपली कि मायोनीज़ और क्रीम को मिक्स कर लेंगे। शुगर जो है आपने हस्बे ज़ायका इसमें ऐड करनी है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप हनी भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें सिंपली सारा फ्रूट जो है वो हम मिक्स कर देंगे। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि जब आप फ्रूट सैलेड की बात करते हैं व्यूअर्स, ऑब्वियसली अगर हम क्रीम ना डालें बड़ों के लिए तो वो एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन बच्चों के लिए शुगर का कंटेंट आप ज़ीरो कर दें और इसी तरह फ्रूट्स को मिक्स करके थोड़ा सा शहद और नट्स डाल, मतलब किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन अगेन आप अपने घर और अपने घर वालों के टेस्ट बड्स के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। फ्रूट सैलेड बाय इटसेल्फ खाना बेस्ट है, लेकिन घर में मेहमान आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही है कि क्या करें, डिजर्ट नहीं है आपके पास, तो इससे बेहतर डिजर्ट कोई नहीं है। वो जो कहते हैं ना फल और क्रीम की कॉम्बिनेशन जो होती है, आप कुछ भी कर लें आपने, मतलब वो जो कहते हैं ना, मेरी एक दोस्त है उसके घर में भी ये लोग पाइनएप्पल से बनाते हैं, मतलब ये पाइनएप्पल होता है और केले कंबाइन करके बनाते हैं कि इस बड़ा उसका मजे का टेस्ट आ जाता है। और पाइनएप्पल का जो शीरा होता है उसको थोड़ा सा क्रीम में मिक्स कर देते हैं और साथ में ये लोग थोड़े से वॉलनट्स डाल देते हैं कैरमलाइज करके, तो वो भी बड़े मजे का बन जाता है। कुछ भी कर सकते हैं, वेरिएशन तो आप कर सकते हैं ना, जो आपके पास किचन में अवेलेबल हैं चीज़ें और जो आपके बजट के अंदर हैं, बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्यूअर्स वेरिएशन। जी, वेरिएशन, एक ही चीज़ को आप 6 तरीके से वेरिएट करके यूज़ कर सकते हैं, बट आप पे डिपेंड करता है। चिकन बनानी है, चिकन को भी आप डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं। बाहर से जो हम फ्राइड चिकन मंगाते हैं उसमें घी क्या, तेल क्या इस्तेमाल होता है, उसके अंदर क्या चीज़ें डलती हैं, वो कितनी उसके अंदर सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है। लोग कहते हैं फ्राई हो गया तो उसका बैक्टीरिया मर गया, और भाई जो ऊपर की कोटिंग है वो फ्राई हुई है, अंदर वाला सामान गर्म ज़रूर हुआ है लेकिन पता नहीं उसके अंदर बैक्टीरिया मरा भी है कि नहीं। सो प्लीज़ साफ़ सुथरे अंदाज में घर में चीज़ें बनाएं, नाश्ता बच्चों को ज़रूर कराएं, और हाँ, नाश्ते के बाद दांत ज़रूर ब्रश कराएं। अब बहुत से लोग करेंगे, हम तो सुबह उठते ही दांत ब्रश करते हैं, इस पे भी आज हम क्लैरिटी लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर इमरान ज़िया ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है। बेहतरीन डेंटल सर्जन हैं, स्पेशलिस्ट हैं इन डेंटल इम्प्लांट्स। और जैसे कि ब्रेक से पहले नाश्ते की बात कर रहे थे, तो देखें हैं तो MBBS डॉक्टर, इनसे भी पूछना ज़रूरी है कि नाश्ते की क्या अहमियत और क्या वैल्यू है इनकी नज़र में अपनी फील्ड से रिलेटेड, एंड देन व्हेन इज़ द राइट टाइम दांत ब्रश करने का। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि भाई मैं बच्चों को सुबह उठाती हूँ, मैं उनको कुली शुली करा के नाश्ता वगैरह करा के फिर उसके बाद नाश्ता करा के दांत ब्रश कराती हूँ। तो बड़े लोगों ने मुझे अभी मैसेज किया कि आप गलत कर रही हैं, बच्चों को उठते ही दांत ब्रश करा के फिर नाश्ता कराएं। तो मैंने कहा कि ये वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पर्टेन करता है डॉक्टर इमरान ज़िया से। अस्सलाम वालेकुम भैया। भाई साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो नाश्ते की अहमियत पे बात करते हैं और फिर दांत कब ब्रश करने चाहिए उस पर, क्योंकि आप अक्सर अपनी गुफ्तगू में वैसे भी ये बात करते हैं। सो ओवर टू यू। असल में जब रात को, मुबारक। थैंक यू, आपको भी। जब रात को हम सोते हैं तो जितना हमने खाया पिया होता है वो सारा एक मेटाबॉलिज्म के थ्रू हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है और फालतू खुराक सुबह को वेस्ट के थ्रू चली जाती है। अब जब हम सुबह उठते हैं तो खाली पेट होते हैं। अगर हम नाश्ता किए बगैर अपनी दिन की एक्टिविटीज़ शुरू करेंगे तो ये वैसे ही जैसे पेट्रोल डाले बगैर आप गाड़ी से काम लेने की कोशिश करें। एनर्जी जब तक नहीं होगी अपने काम आप सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। और आपके जिस्म का वेयर एंड टेयर बड़ा बुरा तरीके से हो रहा होता है, यानी कि आपके जिस्म का मसल और सारी जो अच्छी चीज़ें हैं ना वो इस्तेमाल हो रही होती हैं। जब आप सुबह तो आप बेसिकली 0 मीटर जागते हैं, बड़ी आपने अच्छी सर बात की कि आप 0 मीटर जागते हैं। जब आप 0 मीटर जाग रहे हैं और आप 0 मीटर पे इस तरह निकल जाए ना, आपने पेट्रोल डाला, ऑयल चेक, मतलब ये सारी चीज़ें इंसान करता है जब एक नई गाड़ी भी लेता है। तो हर रोज़ सुबह आप रिफ्रेश जागते हैं, सिस्टम आपका 0 पे होता है, वॉशरूम वगैरह यूज़ किया, सारा कुछ किया और आपने अपने डे का आगाज़ करना है। आगाज ही आप 0 पे करेंगे तो फिर क्या हाल होगा, और रात को आप पेट भर के इतना खा के सोएंगे, बिल्कुल, तो प्रॉब्लम तो होगी। तो यानी कि अब स्टूडेंट ने पढ़ना है दिन में, अब जितना पढ़ने में ग्लूकोज आपका कंज्यूम होता है, अगर वो पेट में खाना नहीं होगा तो ग्लूकोज कैसे कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज यूज़ कैसे होगा।
इस तरह हमने जो काम करना है, जैसे जब हम अपने क्लिनिक में मैं जाता हूँ या दूसरे वर्कर्स हैं, तो खाली पेट वो काम वो कर ही नहीं सकते। सो अ गुड ब्रेकफास्ट, मुनासिब क्वांटिटी के साथ तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से पेट भर के जितना मुनासिब है वो खाना चाहिए और फिर अपने सुबह काम के पे वक्त जाना देखें बच्चे को कोई फल या कोई चीज़ हाथ में पकड़ाना। अच्छा, जिनके बच्चे नहीं नाश्ता सही करते, ये तो किया जा सकता है ना कि सुबह कुछ भी थोड़ा बहुत आपने अंडा शंडा दूध वूध खिला दिया बच्चों को ब्रेड के साथ, और उसके बाद गाड़ी में आपने एक एक सेब पकड़ा दिया और कहो बेटा सेब खाओ या अमरूद खाओ। हम क्या करते हैं, हर चीज़ काट काट के ना उसके बीज भी निकाल दिए, उसका छिलका भी निकाल दिया। एक तो उसकी तवानाई भी आपने ज़ीरो कर दी, दूसरी बात दांतों को आपने कोई काम ही नहीं कराया। ये भी तो बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल ना, सुबह सिर्फ दलिया खिला रहे होते हैं या सिर्फ जो है वो मतलब दलिया बना के खिला दिया या अंडों को भी स्क्रैम्बल करके खिला दिया या जो भी है ना कोई लिक्विड सी चीज़ बच्चों को खिला देते हैं कि सीरियल खिला दिया, दांत तो इस्तेमाल ही नहीं कराते। बच्चे या जो भी हम काम करने वाले लोग हैं, हमें प्रोटीन एक मुनासिब मकदार में सुबह में चाहिए होती है। वो चाहे अंडे की योक की शक्ल में हो, ब्रेड की शक्ल में हो, पराठे की शक्ल में हो, ये प्रोटीन हमें और कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं आपके दिन की एक्टिविटीज़ को बरकरार रखने की। दूसरी आपने बात की ब्रश करने की, क्योंकि ज़्यादातर लोग, क्योंकि हम बचपन में भी सुनते सुबह उठते ही दांत ब्रश करो और रात को सोने से पहले करो, तो लोग लिटरली आखिरी काम दांत ब्रश करते हैं रात को, उसके बाद चाय पी लेते हैं। आई एम सॉरी, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि रात को ग्रीन टी में शहद डाल के पी लेंगे और कहेंगे कि भाई हमने खाया तो कुछ नहीं है। फिर सुबह उठेंगे, दांत ब्रश कर लिए, सुबह उठते ही फौरन सबसे पहला काम ये किया और उसके बाद नाश्ता वाश्ता खाया, सारा कुछ किया, चाय वाय पी और दफ्तर निकल गए या बच्चों को स्कूल भेज। मैं पिछले कई सालों से जो मीडिया पे यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रात को आप तब ब्रश करें जब आपकी सारी क्रेविंग्स को आपने फुलफिल कर लिया। यानी कि ग्रीन टी भी नहीं पीनी, पानी के अलावा फिर आपने कुछ नहीं खाना पीना रात को। अगर खाना पीना है और आप समझते हैं कि अब आपके मुंह में इतना कुछ खुराक नहीं फंसी, तो एक जस्ट एक फ्लशिंग किस्म की कुल्ली कर लें जोर से, ताकि मुंह आपका क्लीन होके साफ। और देखिए माउथ वॉश भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है और कुछ नहीं है तो सिंपल लिस्ट्रीन जो मार्केट में मिलती है उसको आपने पानी के साथ डिजॉल्व, थोड़ा सा आपने लिस्ट्रीन डाला, पानी डाला, उसको बिल्कुल ऐसी है। माउथ वॉश की बड़ी इंपॉर्टेंस है, मैं अभी आपको अभी आगे जाके बताऊंगा। ओके, सो नाश्ते के बाद दांत ब्रश करने हैं, इस्टेब्लिश हमने ये बात की है। बिल्कुल डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल बिकॉज नाश्ते से लेके लंच के बीच में फिर 4-5 घंटे होते हैं जिसमें आप कुछ नहीं खाते पीते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, और उसमें अगर वो रिटेन्ड पार्टिकल्स होंगे जो बच्चे कुछ ज़रात मुँह में नाश्ते के पड़े होंगे वो साफ़ नहीं होंगे, अगेन वो हमारे सलाइवा के साथ मिलके मुंह में दांत खराब करेंगे, मसूड़े खराब करेंगे, मुंह में बदबू पैदा करेंगे और सो मैनी अदर ओरल डिजीजेस। अच्छा, ओरल डिजीज से ज्यादा जो मैं जानना चाहती हूँ वो मुंह के बू के बारे में जानना चाहती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, आई नो लॉट्स ऑफ पीपल जो कहते हैं कि जी हम दांत भी दिन में 2 दफ़ा ब्रश करते हैं, हम तो 3-3 दफ़ा दांत ब्रश करते हैं, लेकिन मुंह से स्मेल नहीं जाती, अजीब जैसे रॉटन सी बू मुंह से आ रही होती है। रमज़ानुल मुबारक में बहुत से लोग सहरी के टाइम दांत ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद शाम को इफ्तारी तक इतनी मुंह से स्मेल आ रही होती है, इतनी स्मेल आ रही होती है कि समझ नहीं आती है कि क्या करें। और ऑब्वियसली मतलब रोज़ेदार तो वैसे ही एक बीइंग अ रोज़ेदार इतनी पॉजिटिव चीज़ है, आप अपने फ़र्ज़ को पूरा कर रहे हैं, उसमें भी फिर अगर मुंह से स्मेल आ रही हो तो आपको पता है फिर बंदा बड़ा तंग होता है। मुंह से स्मेल आना एक बहुत बड़ा सोशल फैक्टर है, मैं अपने क्लिनिक पे पिछले कई सालों से देख रहा हूँ। मैंने जो नोट किया बहुत सी वजूहात हैं। पहली बात तो है कि सही वक्त पे ब्रश ना करना, ये लीडिंग एक पॉइंट में हमेशा हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि सही वक्त पे ब्रश ना करना। रात को ब्रश नहीं किया, सुबह उठ के किया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये वैसे ही है कि जैसे आपने चोरी होने के बाद आपने लॉक किया, आप पहले दांत साफ़ करके सोएं ताकि सुबह आपका जो मुंह हेल्दी हालत में हो। मुंह से बदबू आने की वजह एक सही वक्त पर ब्रश ना करना। दूसरा, हम वो लोग जो ज़्यादा जिनको बोलना पड़ता है, ज़्यादा बोलने से हमारा सलाइवा खुश्क होता है, जब सलाइवा खुश्क होता है तो थूक पैदा करने लगे, दूध थूक कम पैदा करते हैं। चूँकि हमारा सलाइवा मुंह में मौजूद तमाम ज़रात को वाइप ऑफ कर लेता है, धो देता है। जब सलाइवा ही नहीं होगा तो जो कुछ मुंह में थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है या हमारे जो बोलने से हमारे हवा अंदर बाहर मुंह के थ्रू जा रही है, उससे मुंह में बदबू पैदा होती है। इसको हैलीटोसिस कहते हैं। हैलीटोसिस बहुत सी और बीमारियों को जन्म देती है, मुंह की जीरोस्टोमिया, ड्राई माउथ, ठीक है। इसके अलावा कुछ डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको कि हर वक्त चूँकि प्यास लगी रहती है और पानी पी नहीं पाते हैं कि ज़्यादा यूरिन पास करना पड़ेगा, उनके मुंह से बदबू आती है। कुछ बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स में मुंह की एक स्मेल आती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। कीटोन है, डायबिटिक पेशेंट्स को कीटोन स्मेल आती है, या वो लोग स्पेशली जो कीटो डाइट कर रहे होते हैं। कीटो डाइट इज़ बेस्ट फॉर वेट रिडक्शन, लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि
कीटो डाइट के पेशेंट से और हर बंदे को बदबू कीटो आती है। सूट भी नहीं करती, तो ये भी एक बिल्कुल। इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। बिल्कुल। और डायबिटिक लोगों के लिए तो कीटो डाइट बड़ी आइडियल होती है, बिल्कुल लेकिन ऐसे। रेगुलर जो लोग हैं जैसे कि आप हैं, मैं हूँ, अगर आप डायबिटिक नहीं है व्यूअर्स, तो फिर किसी भी इस किस्म की अजीबो गरीब डाइट का इंतखाब करने से पहले सोच समझ लें, क्योंकि मैंने की हुई है कीटो डाइट, बाल सारे गिर गए। अब अक्सर लोग मुझे कहते हैं जुगन तुम्हारे बाल बड़े हेल्दी लग रहे हैं ना, एक्सटेंशन विक्सटेंशन कुछ नहीं अब मैं लगाती। और अक्सर लोग मुझे कहते हैं वो बाल बड़े हेल्दी लग रहे हैं, सामने तुम्हारे बड़े अच्छे घने हो गए हैं बाल, क्योंकि मैंने जब कीटो डाइट की तो लिटरली इमरान भाई मेरे सारे के सारे जो बाल है फ्रंट से उड़ गए। सो ये चीज़ें याद रखें, हेल्दी डाइट की तरफ जाएंगे तो आपको ये मसला ही नहीं होगा। अच्छा, दूसरे लोग जिनके मुंह से बड़ी स्मेल आती है, वो इंटरमिटेंट डाइटिंग जो कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे, वो रात को 8 बजे आखिरी खाना खा लेते हैं, फिर दोपहर को 2-3 बजे तक नहीं खाते। वो रात से लेके सुबह उठने के बाद 2 बजे तक जो मुंह से स्मेल, अगर नाश्ता ना करना उसके फिर से कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में वो अलाउड होते हैं कि जितनी देर वो खा पी नहीं रहे उसमें पानी या ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी एक वजह है मुंह से स्मेल आने की, ऑल्दो की बहुत अच्छी है, एंटी कैंसर है, वेट एडिक्शन में काम करती है, बट अगर ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद कुल्ली ना की जाए तो ये भी एक मुंह से स्मेल आने की एक रीज़न है। लेकिन देखिए, सफाई 2 किस्म की होती है। जैसे घर में भी हम सफाई करते हैं, एक तो हमने डस्टिंग कर दी और पोछा शोछा लगा दिया, और एक होता है अलमारियों को के अंदर से सामान निकालना, उसको अच्छे से साफ़ करना, उन बर्तन भांडों को फिर नीट करके वापस रखना। तो क्या मुंह की भी कोई ऐसी सफाई है जो दांतों को ब्रश करने के अलावा भी हो? मतलब जिनके मुंह से स्मेल बहुत आती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ फंसा हुआ होता है, आप ब्रश सुबह शाम कर रहे हैं लेकिन नहीं निकल रहा ब्रशिंग से, तो उसके ऑल्टरनेटिव या एडिशन क्या है? मैं उसी तरफ आ रहा था कि अगर ब्रश करने से आप समझते नहीं तो आप अपने दांतों को खुद एग्जामिन करें, और हर खाने के बाद ब्रश करने से पहले फ्लॉस करें। अच्छा, पहले ब्रश करने से पहले फ्लॉस करें आप, ताकि फ्लॉस करने से जो 2 दांतों के बीच में खुराक फंसी हुई है, पार्टिकल्स हैं, वो साफ़ हो जाएं, और जो लेफ़्ट ओवर्स हैं वो ब्रश से साफ़ हो जाएं। क्योंकि ब्रश तो आपको दांतों की सतह के ऊपर जमे हुए प्लाक को साफ़ करता है, लेकिन जो दांतों के इन बिटवीन फूड फाइबर्स फंसे हुए हैं, मीट फाइबर्स हैं, चावलों के फाइबर्स हैं, या कुछ और जो दांतों के बीच में, बच्चों ने पॉपकॉर्न खाया या मकई खाई या कोई भी चीज़ खाई, उसके जर्रे दांतों में फंस गए। बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पे प्रॉपर जख्म बन सकता है और वो प्रॉपरली इन्फेक्ट भी हो जाता है कभी। बिल्कुल, वही जो खुराक के ज़रात हैं वो पड़े रहेंगे तो वो थूक के साथ मिलकर डीकम्पोज होंगे, गल जाएंगे ना, वो गल जाएंगे। डीकम्पोज हुए गले तो वो साथ मसूड़ों में भी वहीं पड़े रहेंगे, मसूड़ों से भी ब्लीडिंग होगी, दांतों में कीड़ा लगने के चांसेस भी होंगे, और सबसे बड़ी बात, इंस्टेंटली मुंह से बदबू आएगी। सो फ्लॉसिंग और ब्रशिंग की दोनों बड़े अहम हैं। अच्छा, अब माउथ वॉश का कहाँ अमल दखल आता है? माउथ वॉश में वही तमाम वो क्यों और कब और किन लोगों को इस्तेमाल करें? क्योंकि हर बंदे के लिए ज़रूरी तो नहीं है कि माउथ वॉश यूज़ करे, या करनी चाहिए? बेहतर है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है, बेहतर है, क्योंकि देखें ब्रश जो मुंह के डिस्टेंट पार्ट्स हैं, जो अकल दाढ़ के एरिया या कोई दांत जिनके टेढ़े मेढ़े, वहाँ पे ब्रश से अच्छे तरीके से नहीं किया जा सकता। माउथ वॉश का फ़ायदा ये है कि आप जिसको पानी मिलाए बगैर यूज़ करके आपको मुंह में फ्लशिंग मूवमेंट देते हैं, तो वो हर उस जगह पहुँच जाता है जहाँ ब्रश नहीं पहुँचता, तो जो सफाई ब्रश ने नहीं कर पाया वो माउथ वॉश कर लेता। सही। तो ये बताइए कि जब हम बात करते हैं डेंटल हेल्थ की, तो उसमें फिर स्केलिंग कहाँ पे स्टैंड करती है, और स्केलिंग है क्या? जब आप प्लाक को सही तरीके से, और अगर आप दांत ब्रश भी कर रहे हैं, आप फ्लॉस भी कर रहे हैं और माउथ वॉश भी कर रहे हैं, तो फिर स्केलिंग की क्यों ज़रूरत है? ओके, असल में होता है कि ब्रश हम करते तो हैं, लेकिन कुछ जगहों पे हमसे ब्रश सही हो नहीं पाता। लाइक नीचे जबड़े के अंदर की सतह जहाँ पे ज़ुबान आके टकराती है, जो ऊपर के दांतों की तालू वाली सतह, वहाँ से बहुत लोग ब्रश नहीं कर पाते हैं। वो सामने से फटाफट किया, साइडों से किया और कुल्ली करके फारिग हो गए। तो सही तरीके से ब्रशिंग जब तक पॉसिबल नहीं होगी, प्लाक जमती रहेगी। जब जमती रहेगी तो वो टार्टर बन जाएगा। जब टार्टर जिसको हम कैलकुलस कहते हैं, वो जब बनता है तो उससे फिर हमें स्केलिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो चूँकि ब्रश से दूर नहीं, इतना सख्त होता है कि ब्रश से दूर नहीं होता। तो कितनी देर बाद आपको करानी चाहिए स्केलिंग, और किस उम्र के बाद? हाँ, स्केलिंग की कोई उम्र नहीं होती। जब भी आप दांतों परमानेंट दांत आ जाएं और उनके ऊपर टार्टर जमना शुरू हो जाए, तो WHO की उसकी जो एडवाइस है, ये रिकमेंडेशन है, वो साल में 2 दफ़ा है। हर 6 माह के बाद, चाहे कुछ नहीं हो, अब डेंटिस्ट को विजिट ज़रूर करें। जो स्केलिंग करने में टार्टर जमा वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके गम्स अनहेल्दी हैं, डॉक्टर बता देगा कौन सी टूथपेस्ट करनी है। बल्कि स्केलिंग के दौरान हम डीप रूट ब्लेंडिंग भी करते हैं, गम्स को भी साफ़ कर देते हैं। हम दांतों को पॉलिश भी करते हैं, क्योंकि पॉलिश सरफेस जब दांत की होती है तो उस पर प्लाक स्लिप हो जाती है, जमती नहीं है। अब प्लाक है क्या? हमारे थूक में मौजूद बैक्टीरिया, चाहे जितनी मर्जी अच्छी टूथपेस्ट से आप ब्रश कर लें, 20 मिनट के बाद दांतों की सतह पे जमने शुरू हो जाते हैं। दिस कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज़ कॉल्ड प्लाक।
और जब प्लाक साफ़ नहीं होगी वहीं पर पड़ी रहेगी, वो पड़े पड़े सख्त होती जाएगी, इसको हम टार्टर या कैलकुलस कहते हैं, और उसको रिमूव करने के लिए स्केलिंग की जाती है। अच्छा, निशान क्यों पड़ते हैं? स्टेन्स जिनको हम कहते हैं ना, कुछ लोगों के दांतों पे आप देखते हैं कि के पूरे दांत पीले हो जाते हैं, कुछ लोगों पे आप देखते हैं कि पैचेस पड़ जाते हैं, कुछ लोगों के ऊपर प्रॉपर निशान पड़ जाते हैं, काले काले या ऑरेंज ऑरेंज या डार्क ब्राउन कलर के। ये सब बताएं क्यों, कौन सा पड़ता है? स्टेन्स दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट या इंट्रिंसिक। निशानों की बात करिए दांतों की, और रंगत के दांतों की बात करें, उनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक स्टेन्स या इंटरनल स्टेन्स। एक होते हैं एक्सटर्नल स्टेन्स जो कि हमारे फूड की वजह से होते हैं। अब फूड कौन कौन सी हैं? सिट्रस ड्रिंक बहुत पिए जाएँ, उनमें दांतों पे दाग पड़ सकते हैं। फिजी ड्रिंक्स पिए जाएँ, उन पे दांतों से दाग पड़ सकते हैं। बेरीज़, ब्लूबेरीज़ वगैरह ज़्यादा खाएं और दांत साफ़ ना करें, उससे पड़ सकते हैं। कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं, कॉफ़ी है, चाय का ज़्यादा इस्तेमाल है और साफ़ ना, उससे दाग पड़ सकते हैं। ये वो तमाम दाग हैं जो कि हम स्केलिंग या पॉलिशिंग के थ्रू साफ़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं, वो आपने जो कहा तो पैचेस पड़े होते हैं ब्राउन से, ऑरेंज से, वो क्या होता है उनको, जैसे कि दांत ये है तो दांत, इस दांत के इर्द सारे एरिया जो है वो पूरा ऐसे डब्बा सा बना हुआ होता है, और ऐसे की तरफ ना वो ऑरेंज, और वो कि जैसे काले दांत भी देखे हैं मैंने लोगों के कि दांत पूरे हैं, टूटे नहीं है, मिसिंग नहीं है, होता है ना कि कीड़े लगे हुए हैं। एक होता है कि रंग ही काला और ब्राउन होता है, और बंदा कहता है कि यार एक ही दांत में 3-3 शेड होते हैं। हम जब उसके साथ वाले दांत का कभी क्राउन करना पड़े, हम परेशान होते हैं, हम किस शेड से मैच करके इसका बनाएं। और अब उसकी दो तीन वजूहत हैं। एक तो वो जिसमें बोर का, बचपन अगर किसी ऐसे इलाके में गुजरा हो जिसमें बोर किया हुआ पानी होता है, ज़मीनी पानी, जो खारी पानी या नमकीन पानी कहते हैं, उसमें फ्लोराइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। फ्लोराइड की जो एक स्टैंडर्ड अमाउंट है 1 ppm, 1 पार्ट पर मिलियन ऑफ वाटर। 10 लाख पानी के हिस्से हो तो एक हिस्सा फ्लोराइड का चाहिए होता है। इससे कम होगा तो ख़तरनाक होगा, इससे ज़्यादा होगा तो ख़तरनाक होगा। वो जो ब्राउन पैचेज हैं, वो ऑरेंज पैचेज हैं, वो फ्लोराइड की ज़्यादती की वजह से होते हैं। सेकंड, जब बचपन में 5 साल की उम्र से पहले कुछ मखसूस एंटीबायोटिक्स हैं वो खाई जाएँ, लाइक टेट्रासाइक्लिन टाइप, तो उससे भी दांतों पे स्टेन पड़ जाते हैं। ये भी परमानेंट स्टेन होते हैं। मुझे याद है कि एक ऐसे बिस्किट्स होते थे जो मैंने हमजा को ना खिलाती थी, सारे खाते हैं बच्चे, वो बड़े शौक से खाते हैं, छोटे छोटे से होते हैं चॉकलेट फिल। अच्छा, वो वाले बिस्किट्स जो हैं मैं हमजा को मतलब एवरी नाउ एंड देन उसको खिला देती थी। तो स्कूल में भी उसके फ्रेंड्स वगैरह ले आते थे। मैं डॉक्टर पे लेके गई, मैंने इसके दांतों का रंग क्यों इतना अजीब हो रहा है? उन्होंने कहा ये बिस्किट्स और इस तरह के और भी 4-6 हैं जिनके अंदर डाइज होती हैं, उससे दांतों का रंग बदलना शुरू हो जाता है। फ्लेवर्स होते हैं, वो मज़ेदार तो बहुत लगते हैं, लेकिन साफ़ ना किए तो दांतों पक्का निशान छोड़ जाते हैं। अब आते हैं उन्हीं जो पक्के दाग पड़ जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट स्केलिंग से नहीं होता। अच्छा, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पक्के अगर निशान पड़ जाएं तो क्या करें? अगर दांत की हड्डी ही येलो है, जैसे कि मैंने आई रिमेंबर शुरू में अपने करियर में मैं कहती थी यार दांतों में हल्की सी येलो टिन जाती है क्या, बार बार दांत ब्लीच करवाए, एक दफ़ा करवाए, फिर कुछ सालों बाद करवाए। अच्छा, दांत सेंसिटिव बहुत हो गए, बाद में ये पता चला कि भाई अगर हड्डी ही पीली है तो कितनी दफ़ा आप उसको ब्लीच करा लेंगे, रंग वो अपनी नॉर्मल रंगत पे बार बार आ जाएगा, उल्टा आप दांत को भी डैमेज कर रहे होते हैं। सो फिर जिनकी हड्डी ज़रा डार्कर साइड के ऊपर है, ज़रा येलोइश, उसकी हड्डी में ही टिंज येलो है, अब वो गंदे नहीं है दांत, उस केस में क्या ऑप्शन बनता है? देन ऑफ कोर्स परमानेंट स्टेन्स का। एंड रूट्स में इन्फेक्शन और रूट कनाल क्या चीज़ है, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर इमरान ज़िया हमारे साथ हैं, बेहतरीन डेंटल सर्जन हैं और डेंटल इम्प्लांट्स के एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं इन पाकिस्तान। और डॉक्टर साहब, पक्के निशान, हमने भी बात की ब्रेक से पहले कि निशान मतलब अगर जनरल निशान हो तो स्केलिंग करनी है, आपने दांत ब्रश करने हैं, आपने डेंटल फ्लॉस भी यूज़ करना है और माउथ वॉश भी यूज़ करें तो बेहतर है। ये तो 4 बातें हो गई पक्की। और कुल्ली जब भी आप कोई भी चीज़ खाएं, स्पेशली जो स्टिक, चाय कॉफ़ी के बाद तो ज़रूर, बल्कि इवन ग्रीन टी के बाद उसके भी जोर से ना अच्छे से कुल्ली करके आपने फेंक के बस उसको पीने के बाद, कोई नहीं आपको कह रहा कि जाके दांत ब्रश करें। लोग कहते हैं मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, ये वो, ठीक है, दांत कुल्ली तो कर लें। अब आ जाते हैं परमानेंट स्टेन्स पे, वो ऐसे निशान जो लगता है कि जैसे आपके दांत के अंदर निशान पड़ गया, कि जैसे ब्लीच, जैसे डाई हो गया आपका दांत। क्या, क्यों? इसके लिए जब हमारे पास पेशेंट आता है हम उसकी असेसमेंट करते हैं कि वो किस हद तक है, किस डिग्री तक है। अगर तो थोड़े बहुत हों तो हम स्केलिंग पॉलिशिंग से करने की कोशिश करते हैं, ना हो तो हम टीथ वाइटनिंग या टीथ ब्लीचिंग करते हैं,
जैसे आपको बताते हैं लोग बालों को ब्लीच करते हैं, हम दांतों को ब्लीच या उनकी वाइटनिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इमरान भाई देखिए, जब मैंने कराई थी वाइटनिंग बहुत साल पहले, अबाउट 10 ईयर्स अगो, एक दफ़ा कराई, फिर उसके बाद फिर कराई कोई 3 साल के बाद, उसके बाद मैंने नहीं कराई। एक तो दांत इतने सेंसिटिव हो गए थे, आई नो उस वक्त मुख्तलिफ तरीके होते थे वाइटनिंग करने के, लेकिन मैं इतना डर गई सेकेंड टाइम के बाद कि मैं कोई 2-3 महीने तक ठंडे गर्म पे करंट लगता था मुझे। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि रंग वापस वो हो गया नॉर्मल, हो जाता है। जैसे कि ये मेरे दांतों का कलर है, इससे ज़्यादा वाइट हो जाते हैं जब मैं वाइटनिंग कराती हूँ। दूसरी बात फेयर स्किन है, तो इस वजह से और ज़्यादा मेरे दांत जरा येलो टोन पे लगते हैं, फील होते हैं। अब मैं इनको ब्लीच करूँ तो हड्डी तो वही है, तो मुझे बताएं इसका क्या, ये क्या प्रॉब्लम, ये क्यों हुआ? हाँ, जब हम बार बार ब्लीच करवाते हैं तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सेंसिटिव हो जाए, जैसे कि आपके केस में, क्योंकि मेरे स्टेन्स नहीं थे, मेरे पूरे दांत का एक सर्टेन कलर था। बिल्कुल। तो फिर ऐसे दांतों के लिए हम वेनियर्स करते हैं। वेनियर्स होता है कि दांत के सामने की सतह को हम ग्राइंड करके एक जरकोनिया या सिरेमिक का, प्योर सिरेमिक है कि हम एक छिलका सा कवर सा लगा देते हैं, जिसको हम वेनियर कहते हैं, वो उन दांतों को छुपा लेता है। लेकिन डॉक्टर साहब देखें, अगर दांत में कोई मसला नहीं है, जैसे दांत मेरा अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, उतने चिट्टे नहीं हैं जितने हो सकते हैं, तो क्या इसका ये मतलब है कि मुझे वेनियर करा लेने चाहिए? देखिए, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी तो है ना। बिल्कुल है, लेकिन वेनियर कितने साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दांत आपने ग्राइंड तो करना है ना दांत, वो इतनी गुंजाइश होती है कि हम थोड़ा सा एनामल को ग्राइंड कर सकते हैं। एक खास हद से ज़्यादा ग्राइंड करेंगे फिर सेंसिटिविटी आएगी। अब मसला है कि ये मामला सिर्फ कॉस्मेटिक्स का है। जो लोग कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट चाहते हैं, जिन्होंने जैसे, अच्छा, यानी कि ये सिर्फ आपने दिखावे के लिए, देखने के लिए अगर अपने करने हैं तो आप कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा वेस्ट में बड़े लोगों ने ना, गोरों ने, अपने सेलिब्रिटीज वगैरह ने, पाकिस्तान में भी बहुत से लोग वेनियर्स करवा रहे हैं। लेकिन याद रखें, दांत ग्राइंड करके आप उसके ऊपर एक लेयर लगा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं आप दांत को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ में कुछ ना कुछ कमी आ रही है, जो कि आगे जाके फिर कुछ सालों बाद पता चलता है कि जब जो दांत का इंटरनल डिके है, जो कि खुद ब खुद वक्त के साथ होता है, वो थोड़ा सा पहले होना शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, क्रैक्स, कभी कभी दांतों में क्रैक्स भी होते हैं, जो गौर से देखो तो हल्की हल्की आपको वो लाइनें नजर आ रही होती हैं दांत के अंदर। दांतों में क्रैक क्यों आते हैं और उसका क्या करें? दांतों में क्रैक्स तब आते हैं। अच्छा, एक तो हमने दांतों को साफ करने के लिए आपने कहा कि हम लोग ब्लीचिंग या वेनियर्स या वाइटनिंग, ये हो गया, ये खत्म हो गई अब हमारी सफाई वाली बात। अब आ गए हम अगली चीज पे। बिल्कुल, जो क्रैक्स की आपने बात की, क्रैक्स दांतों का जो स्ट्रक्चर है, जब उसमें विटामिन डी या कैल्शियम की कमी आती है और हम ज़रा सी कोई सख्त चीज़ खाते हैं या किसी एंगल से मुंह बंद करते हुए चबाते हुए एंगल आता है, तो दांत में एक क्रैक पड़ जाता है। एक क्रैक बनने की वजह ये है। दूसरा ये कि हम लोग जो मुकाबले करते हैं, जी आज मैं बादाम तोड़ के दिखाऊंगा, आज मैं बोतल इससे खोल लूँगा, उससे भी क्रैक आएगा। शुक्र है बोतलें वो बननी ख़त्म हो गई हैं। अच्छा, नहीं अभी आती हैं। सेकंड ये कि वो जो नेल बाइटिंग करते हैं बच्चे, जो साइकोलॉजिकल थोड़ा सा इनको कोई डिसऑर्डर है या थोड़ा सा उनको कोई फैक्टर आ जाता है कि उनकी तवज्जो घर वालों की कम है उनके ऊपर, या वो सोचते हैं ज़्यादा, वो नेल बाइटिंग करते हैं। अब नेल बाइटिंग करते हैं मुख्तलिफ एंगल से, जब चबाते हैं दांत को, नाखून को, तो उसमें दांत में क्रैक आ सकता है। या जिन बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, अपनी जगह पे सही नहीं होते, जब वो खाना चबाने की कोशिश करते हैं, सख्त चीज़ खाने की कोशिश करते हैं, अनड्यू प्रेशर पड़ता है, उससे भी दांत में क्रैक आ जाता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि दांत टूटा हुआ है, मैं कह रही हूँ कि जैसे लाइन त्रीट जैसे पड़ी है, जैसे शीशे में। अब उन क्रैक्स का क्या हल है? उस क्रैक्स का हम उसकी कॉम्पोजिट फिलिंग कर देते हैं, फ्लोएबल कॉम्पोजिट उसके अंदर डाल के हम उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट बीम डालते हैं, तो दांत का क्रैक एक वक्ती तौर पे फिल हो जाता है। अगर वो क्रैक बढ़ता जाए तो फिर हम कॉम्पोजिट फिलिंग करते हैं, और उससे भी ना रुके फिर हम दांत के ऊपर हमें क्राउन या कैप करना पड़ता है। वेनियर भी कर सकते हैं? वेनियर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये डिपेंड करता है क्रैक है कितना। व्यूअर्स देखें एक बात, अगर क्रैक आ गया तो फिर आपने अपने दांतों को हर 3 से 6 महीने बाद चेक जरूर कराना है, क्योंकि बात यह है कि किसी भी स्टेज पे वो क्रैक बड़ा हो सकता है। और अगर सेंटर से जाके दांत टूट गया तो फिर बड़ा पेनफुल अमल होता है। पेनफुल होगा, सेंसिटिविटी सबसे पहले आती है, ठंडा गर्म लगता है और दांत की इंटेग्रिटी एक कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, किसी वक्त टूट सकता है। अच्छा, रूट इन्फेक्शन क्या होती है और रूट कनाल क्या होती है, क्या दोनों एक ही चीज़ है? रूट इन्फेक्शन को कहते हैं और रूट कैनाल ट्रीटमेंट उसका हल है। मैं बताता हूँ, जब दांतों में कैविटी बनती है तो दांत की एनामल की तय उतरी, डेंटिन आई, वो भी पेशेंट ने परवाह नहीं की, अल्लाह ने छोड़ दिया कि खुद ही दांत में खोड़ बड़ी सही हो जाएगा। वो जो डिके है नीचे रूट कैनाल तक जा पहुँचता है, फिर पेशेंट को पेन होना शुरू होती है, खाना चबाने पे दर्द होती है। सिर्फ ठंडा लगने के हम रूट कैनाल नहीं करते हैं, गर्म लगे, मीठा लगे या वैसे दर्द होती रहे खाना चबाने पे, फिर जो इन्फेक्शन है जो दांत की रूट में हुई है, उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, RCT। तो इन्फेक्शन हुई दांत में कैविटी बनने से, उससे दर्द हुई, उसका जो हल है वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। और अगर मैं ये कहूँ कि भाई
35-40 साल की उम्र के बाद आपको अपने डेंटल चेकअप्स बहुत रेगुलर करने चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये बात शायद गलत नहीं होगी, क्योंकि सही बात एज के साथ ना हड्डियों की अगर वेयर एंड टेयर है, मसल की अगर वेयर एंड टेयर है, तो दांतों की भी वेयर एंड टेयर है। तो अगर आप अपने दांतों, देखिए यंग ईयर्स में आपको वंस अ ईयर आपको ज़रूर जाके दांत चेक कराने चाहिए, 100% कराने चाहिए, बच्चों को, बड़ों को, सबको, ठीक है। बट एक एज के बाद, आई थिंक 35-40 के बाद, अगर हर 6 महीने के बाद प्रॉपर चेकअप जाके आप दांतों का कराएं, अगर आपको दांतों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एक बड़ी बेहतर चीज़ हो जाएगी। आप ये देखें कि हम सारा दिन इन्फेक्शंस भी पकड़ी जाती हैं, रूट कनाल टाइम से पहले कर दो तो बेहतर है, वरना पूरा दांत निकालना पड़ जाता है। और देखिए फॉरेन ऑब्जेक्ट कोई भी आप अपनी बॉडी में डालेंगे, है तो एक जिस्म से हट के चीज़ ना। अब देखें कि परमानेंट दांत 12 साल की उम्र में मुंह में आ जाते हैं। दूध के दांत गिरने के बाद 12 साल की एज हुआ जिसमें तमाम परमानेंट दांत आ जाते हैं। 12 से लेके टिल एंड ऑफ लाइफ वो दांत दिन में कितनी दफ़ा यूज़ होते हैं और आप उनका ख्याल कितनी दफ़ा रखते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। उसके अलावा आप कोशिश करते हैं कि जिन बर्तनों में हम पानी पीते हैं या खाना खाते हैं वो तो साफ़ हो, लेकिन जिस मुँह से खाते हैं वो साफ़ ना हो। हाउ अनफेयर इट इज़। अच्छा, लेकिन मुंह को साफ करने के लिए एक चीज़ जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, टूथपिक। वो जो लकड़ी की सोटियाँ आपको रेस्टोरेंट्स में भी अभी भी मिलती हैं, बहुत से लोग अपने घरों में भी रखते हैं। फिर लोग डंडियाँ, सोटियाँ, पेन है, उसको खोल के ऐसे ऐसे करके अंदर डाल के निकालना। कानों पे तो हमने ये बात बड़ी दफ़ा की है कि पर्दे फट जाते हैं कानों के इस तरह की हरकतें करने से। तो दांतों को क्या होता है? टूथपिक इज़ डिसरिकमेंडेड, हम रिकमेंड नहीं करते, बिकॉज टूथपिक एक डेंटल फ्लॉस वाला टूथपिक आता है, लेकिन वो भी, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं व्यूअर्स, उससे भी बेहतर ये है कि आप धागे वाला ही फ्लॉस यूज़ करें। बिल्कुल। टूथपिक का मैं आपको बता दूं कि टूथपिक से क्या होता है कि लोग, पहली बात है कि वो ज़रूरी है कि साफ़ हो, तो उसकी टिप्स हर वक्त कंटेमिनेटेड हो सकती हैं। जैसे मुंह में लेके जाएंगे, मुंह बहुत सेंसिटिव है, फ़ौरन इन्फेक्शन को कैच करता है। दूसरा, जब लोग टूथपिक करते हैं तो सीधा वो जाके गम में लगता है और गम ब्लीड करता है, जिससे गम की इन्फेक्शन के चांसेस हैं। तीसरा, हर 2 दांतों के बीच में एक कॉर्टिकल बोन होती है हमारे जबड़े की, बहुत पतली तय अल्लाह ताला ने पैदा की है। अब जब 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा टूथपिक यूज़ करते हैं तो बोन का लॉस हो जाता है, वहाँ से बोन उड़ जाती है। अब वो फ़ायदा क्या है टूथपिक का कि फाइबर तो आपने मीट का निकाल दिया, लेकिन जब बोन उड़ गई तो जगह ज़्यादा बन गई, फिर ज़्यादा खाना फंसता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि टूथपिक ही टूट की उसकी टिप अंदर रह जाती है, फिर हमारे पास आते हैं लोग। और फिर उन केसेस में भी रूट कनाल पे बात पहुंच रूट जाती है। कैनाल या टूथ सेपरेशन या कुछ और कर आके मतलब मामला गड़बड़ ही होता है। तो टूथपिक चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे वुडन हो, किसी रेस्टोरेंट के बहुत अच्छे महंगे वाले हों या सस्ते से हों, टूथपिक हम रिकमेंड नहीं करते। इसका अल्टरनेटिव क्या है? डेंटल फ्लॉस, जो हमने पहले भी कहा। एक्चुअली किसी ने मैसेज किया ना कि भाई हमारा डेंटल फ्लॉस, तो फ्लॉस अब बंदा कहाँ जा के ले, टूथपिक हमारे घर में होते हैं, हम दांत अपने खाने के बाद साफ कर लेते हैं। फ्लॉस का छोटा पैक जेब में आ जाता है, जो कि मेरे पास हर वक्त होता है। देखिए, पैसे इंसान ज़रूर बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा मैं आपको एक ही बात बताती हूँ व्यूअर्स कि देखिए, प्रॉपर तरीके से अगर चीज़ें करें तो फिर आपको महंगे इलाज की तरफ नहीं जाना पड़ता। मसला ये है कि आपने सस्ता टूथपिक ले लिया, दांतों के अंदर मारते रहे, दांतों में प्रॉब्लम हुई, उसके बाद फिर आपका मसला डेंटल फ्लॉस से नहीं हल होगा। उसके बाद आपका मसला हल होगा डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाके। और देखिए, डेंटिस्ट जो है वो एक एक्सपेंसिव नुस्खा है। अच्छा, डेंटल फ्लॉस का भी लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, उससे भी मसूड़े ख़राब होते। क्या होता है कि लूप बनाया, उसका लिया और वो आरी फेरते हैं ऐसे दांतों में, वो आखिर को वो भी आपके गम्स को डैमेज करती है। तो फ्लॉस निकलना शुरू हो जाता है। हाँ, फ्लॉस का तरीका ये है कि अपने मिडिल फिंगर्स पे उसका एक धागे का टुकड़ा लें, उसका दांतों के बीच में डालें और एक दफ़ा उसको आराम से बाहर निकाल के करते जाएं। सारे उसके जो फूड फाइबर्स होंगे उसके साथ आराम से, मतलब अगर आपने दाएं बाएं करना तो फ्लॉस भी वही काम करेगी जो कि टूथपिक नहीं नीचे जाके ऐसे करके उसको निकालना है बेसिक, और हल्के से नीचे लेके जाना है। ये नहीं करना कि जोर से लेके जाएंगे पूरा काट ही पड़ जाए। ओके, यहाँ पे गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे आप? अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बनाई, हमें बहुत खूबसूरत बनाया। हमें चाहिए कि हम अपने जिस्म के हर हिस्से का हक अदा करें, उसका ख्याल रखें और हर 6 माह के बाद डेंटिस्ट को विज़िट करते रहें, ताकि हम ये जितने हमने प्रॉब्लम डिस्कस किए इनसे बचाओ, क्योंकि परहेज़ हमेशा इलाज से बेहतर होता है। इलाज महंगा भी होता है और हाँ, और इलाज महंगा भी होता है। यूज़ देखिए, दांतों के बारे में बार बार इसलिए बात करती हूँ बिकॉज स्किन एंड हेयर एंड बाकी चीज़ों पे तो हम बात करते ही हैं। दांतों पे बार बार बात इसलिए करती हूँ, कानों पे इसलिए बार बार करती हूँ क्योंकि अगर ये आपकी सेंसेस डिस्टर्ब हो जाती है ना, तो फिर आपका पूरा जो सिलसिला है ना, दांतों की इन्फेक्शन से मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाता है, आप खाना नहीं एंजॉय करते हैं, आप कहीं पे जाना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो ज़्यादा ऑब्वियस हो, नज़र आ रही हो, लोगों को चोट लगी हो, कोई मसला हो, लोग पहुंच जाते हैं कि दांत टूट जाए तो कोई बंदा घर से ही नहीं निकलना पसंद करता क्योंकि वो इतना ऑड लग रहा होता है, या मुँह को कवर करना शुरू कर देते हैं। सो अपने दांतों को, जो आपका एक बहुत मेजर फीचर है,
उसका ख्याल रखें, उसकी प्रॉपर अपने दांतों की हिफाजत भी करें और उनका इलाज भी करवाएं अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है। और अगर डेंटिस्ट से रेगुलर रुजू करेंगे, 12 साल की उम्र पे बच्चे के पूरे दांत आ जाते हैं परमानेंट दांतों के आने के बाद, तो आपने रेगुलर विजिट करना है। और पहले दांत भी जब बच्चे के आएँ तो डेंटिस्ट से विजिट करा के एक दफ़ा चेक कर लें कि अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम होने वाली है तो उसको पहले से काउंटर कर लें। इस नोट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद सराइकी बेल्ट के एक सुपरस्टार हमारे साथ होंगे, उन्हीं से कुछ सुनते हुए वापस आएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या बात है, हमारे बहुत ही प्यारे भाई मॉर्निंग एट होम की फैमिली का हिस्सा, एक ऐसे बेहतरीन आर्टिस्ट जिनको अल्लाह ताला ने खूबसूरत आवाज़ से और कामयाबी से तो नवाजा है, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी से भी नवाजा है। हर दिल अजीज़, सबको प्यार करने वाले, सबको रिस्पेक्ट और रिगार्ड देने वाले, अल्लाह ताला ने अगर इनको नवाजा है तो समझ आती है कि क्यों नवाजा है। हमारे बहुत ही प्यारे भाई कामरान ईसा खेल भी हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो खैर किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, हम थोड़ा सा लाड ही कर लेते हैं अपने प्यारे भाई के साथ जब ऑनर आते हैं। तो छोटे छोटे से पाड़े से भाई भी हमारे साथ हैं आज, मतलब उम्र में मैंने कहा बिलावल जहाँ हम फैट शेमिंग या थिन शेमिंग की तरफ ना चले जाएं, तो कामरान तारी हमारे साथ हैं जो बहुत ही बेहतरीन तबला प्लेयर हैं। और व्यूअर्स, जब आगे जाके भी ये परफॉर्म करे होंगे तो नोटिस कीजिएगा कि इतनी यंग एज पे जितनी इनकी ग्रिप है अपने आर्ट पे, क्या बात है। एंड देन वी हैव कलीम अब्बास विद अस, अ ब्रिलियंट फ्लूट प्लेयर जो अपनी फील्ड में बड़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं और हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, और हमारे लिए ऑनर है कि आज इन्होंने वक्त निकाला। देखिए व्यूअर्स, जहाँ पे हमारे स्टार्स हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं,
स्पेशली म्यूज़िक की फील्ड में हमारे लिए हमारे म्यूजिशियंस उतने ही बड़े स्टार्स हैं जितना हमारे लिए कोई आर्टिस्ट आके बात करता है। सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ कामरान भाई? और अल्टीमेटली वही वाली बात है ना कामरान भाई, आप जैसे लोग जो हमेशा कहते हैं कि यार मेरे जो साथ लोग हैं उनको भी उतनी ही वैल्यू दो। अपनी टीम के बगैर आप कुछ भी नहीं है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, आज आप एक बड़ी प्यारी पर्सनैलिटी को हमारे पास लेके आए हैं मिलाने के लिए। उनसे मिलने से पहले ज़रा बताएं कि रीज़न क्या था? सबसे पहला रीज़न तो ये था कि मैंने इनको कहा कि अगर दुआ लेनी है तो जुगन के पास चलते हैं, क्योंकि उसने जिसको भी दुआ दे दी है तो उसके बेड़े पार हो गए हैं। भैया कितनी बड़ी बात आपने कह दी है मुझ जैसी नलायक और गुनाहगार खातून के बारे में, बट थैंक यू। ये तो हमारी अल्लाह ने मेरी बहन को इतनी इज्जत से नवाज रखा है कि मैंने ये बात सिर्फ बात नहीं की, इसमें अपने देखने और सुनने वालों को बताता चलूँ कि बहुत बड़ी रियलिटी है ये, और मैं तो काफ़ी जगहों पे आजमा चुका हूँ। आपकी दुआएं। बस अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और हम सबको अल्लाह ताला कामयाबी से नवाजे और हर बंदे को उसके हिस्से का, उसके हक़ का ज़रूर मिले और कोई किसी का हक़ ना छीने। ये बड़ी एक ज़रूरी बात होती है। मलाइका अरूज हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम प्यारी। अस्सलाम। क्या हाल है बेटे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप बिलोंग कहाँ से करते हो? कामरान भाई से कैसे इंटरेक्शन हुआ, या आपको सिराइकी बेल्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराया इन्होंने और कराने जा रहे हैं मज़ीद और प्रोजेक्ट्स के साथ? तो थोड़ा सा अपनी मीडिया के बैकग्राउंड के बारे में बेटा बताओगे? बिलोंग तो मैं लाहौर से ही करती हूँ। पंजाबी? जी जी। यू आर माई ब्रादरी। ओके ओके। और इनसे मुलाकात ऐसे हुई कि प्रोग्राम था इनका और मैं वहाँ पर गई और फिर वहाँ पर इनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई। अभी इनके साथ सॉन्ग्स भी आ रहे हैं मेरे, इंशाल्लाह वो आपको जल्द देखने को मिलेंगे। और इस मॉडलिंग फील्ड में मुझे 2 साल हो गए हैं तकरीबन। मॉडलिंग में? हाँ जी। बट एक बात बताऊँ, बहुत बड़ी बात है। देखो एट द एंड ऑफ द डे कामरान भाई की जो लेवल ऑफ फेम है, जिस लेवल की उनकी रिकग्निशन है, अल्टीमेटली लोग कभी भी प्लेटफॉर्म नहीं शेयर करते। अच्छा, आज मलाइका को साथ लाने का रीज़न क्या था? देखें, ये जिस आप खुद इतने एस्टैब्लिश्ड हैं, आप साथ जब लोगों को लेके आते हैं तो ऑब्वियसली आप एक तरह से एक स्टैंप लगा रहे होते हैं ना ऑफ अप्रूवल का। जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हैं, ये तो आर्टिस्टों की माँ और बाप है ना, पीटीवी। बिल्कुल। ना जाने कितने नाम, अनगिनत नाम, जो जिनको कोई भी नहीं जानता था वो यहाँ आए और फिर वो पूरी दुनिया पे छा गए माशाल्लाह। बिल्कुल। तो अरूज से मुलाकात हुई, अच्छा काम कर रही थी ये मुख्तलिफ निजी चैनल्स पे, मॉडलिंग और ड्रामाज वगैरह में। तो मैंने इनको कहा कि आएँ आप, हमारी बहुत वसी फील्ड है सराइकी की, इसमें आके काम करें। फिर इनके साथ मेरे 1-2 सॉन्ग्स हो चुके हैं, 1-2 वीडियोस हमारे इस वक्त अंडर प्रोसेस हैं, वो चल रहे हैं, बन रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि इनको मैं आज साथ पीटीवी पे लेके जाऊं और जुगन अपनी बहन से दुआएं दिलवाऊं और इनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस भी कराएं। बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वही तो चीज़ें व्यूअर्स हमेशा मैं आपको कहती हूँ, हमारे पास ये एक प्लेटफॉर्म है, आप कुछ भी डिफरेंट, कुछ भी यूनिक अपना नाम बनाना चाह रहे हैं, कुछ भी करें, हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और हम कोशिश करेंगे कि आपको ये प्लेटफॉर्म दें ताकि आप अपने टैलेंट्स के बारे में लोगों को बताएं। तो बेटे क्या प्लान है, क्या सोचा है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान क्या है, ख्वाहिश क्या है? ख्वाहिश है कि एक एक्टर बनूँ मैं, अच्छी पाकिस्तान की, नाम रोशन करूँ अपने मुल्क का, जैसे सब एक्ट्रेस कर रहे हैं। हाँ, लेकिन फैमिली का क्या फैमिली रिएक्शन है, फैमिली क्या कहती है? मामा सपोर्ट करती हैं मुझे, बाबा नहीं करते, मामा साथ हैं और अच्छा है, अच्छा चल रहा है और एक अच्छा सा सिलसिला चल रहा है। इंशाल्लाह अब्बू भी मानते हैं, इंशाल्लाह। वही वाली बात है कि जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से काम कर रहे हैं। एक्चुअली कामरान भाई, बीइंग अ फैमिली पर्सन योरसेल्फ ऑल्सो, आपको भी पता है कि माँ बाप का फेयर यही होता है कि हमारा बच्चा इतना सेंसिबल हो और सिक्योर एनवायरनमेंट में काम करे, बाकी सारी चीज़ें तो सेकेंडरी होती हैं। अच्छा, ये बताइए कामरान भाई कि आपको किसने सबसे ज़्यादा हेल्प और सपोर्ट किया फील्ड में? देखिए, आप एक बच्चे को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं आज ऑन एयर लाके, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपको सबसे ज़्यादा किसने हेल्प और सपोर्ट की, जो आपके अंदर इतनी डिज़ायर है दूसरों को हेल्प करने की? कुछ मैं ही जानता हूँ जो मुझ पे गुजर गई, दुनिया तो लुत्फ लेगी मेरे वाक़ियात में। क्या बात है। मैंने जितनी स्ट्रगल की है, तो अब मेरी कोशिश होती है कि जितने भी मेरे बच्चे अब न्यू इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो उनको उन तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। जहाँ तक मेरे बस में हो
मैं उनको सपोर्ट करूं, उनको आगे लेके जाऊं। क्योंकि अमरान भाई लोग इस फील्ड में हाथ नहीं पकड़ते। ये एक ऐसी, बल्कि बहुत सी फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें हम देखते हैं कि मतलब बस ये कोशिश होती है कि जो अगर 6 लोग या 10 लोग एक दौड़ में हैं तो बस सारे के सारे नंबर 1 पे आते हैं, तो हर बंदा तो नंबर 1 पे आ नहीं सकता, जिसकी वजह से नए लोगों को मौका ही नहीं मिलता आगे आने का, क्योंकि जो ऑलरेडी हैं वो ही नहीं आगे आने देते आपस में एक दूसरे को। म्यूज़िक की फील्ड में ये कम्पिटिटिवनेस जो है, इसके नुकसान क्या हैं? क्योंकि आपने बड़ा सफ़र किया है, मैं चाहती हूँ कि लोग अंडरस्टैंड करें कि आ तो जाते हैं, कुछ बन तो जाते हैं, फिर दूसरों को नहीं सपोर्ट करते। बहुत सारे इतने बड़े बड़े नाम हैं जो न जाने क्या कुछ कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। और बस वो शौक पहले होता है ना, फिर बाद में बिजनेस बन जाता है। जब बिजनेस बन जाता है तो फिर आपको पता है कि कभी भी कोई भी बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे अलावा कोई भी इस फील्ड में आए या इस इतना अर्न करे या इस लेवल पे जाए। अब देखिए, आपका मतलब सराइकी बेल्ट के पूरी दुनिया में आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, आपको बहुत रिकग्निशन दी अल्लाह ताला ने बहुत आपको इज़्ज़त दी, लेकिन मैंने कभी आपको पॉप की तरफ रुझान नहीं करते हुए देखा। बहुत से और आर्टिस्ट हैं सराइकी बेल्ट के जिन्होंने पॉप के साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, मगर जो इस्टेब्लिश लोग हैं जैसे कि आप हैं, रोकरी साहब हैं, मतलब आप 3-4 लोग हैं, आप लोग पॉप की तरफ नहीं आए। नहीं, मैंने एक किया था एक्सपेरिमेंट, लाइक भी किया था काफ़ी सारा मेरे चाहने वालों ने। 2001 में मैं अपने इस बेल्ट का फर्स्ट था सिंगर जिसने पंजाबी भंगड़ा गाया था। तो नहीं, बट वो एक ही थी था। देखें, मैं आपको बताऊं, अब मेरे अपना सराइकी इतना वसी है, मुझे इसमें से निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। बड़ी अच्छी बात कही आपने। असल में हर चीज़ को पकड़ने की हवस जो होती है ना, वो मेरी पहचान जी। अच्छा, इस तक मैं कंफर्टेबल हूँ ना, तो फिर मुझे बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। बाकी उर्दू भी गाया है, उर्दू भी गाया, पश्तो भी गाया है मैंने, पंजाबी भंगड़ा भी गाया है। वो अपना मतलब शौक तो सारे पूरे किए, लेकिन जो मेरा क्रेज़ है ना, जिसके लिए ये 25 साल का सफ़र कर चुका हूँ और आगे पता नहीं अब कितना इन 25 सालों में से आपको क्या लगता है कि आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वाला पीरियड कितना अरसे का था? मैं तो समझता हूँ कि मेरी स्ट्रगल स्टार्ट ही अब हो रही है। ले, अब ये आपको समझाना पड़ेगा मुझे, क्या मतलब? क्योंकि ये ऐसी फील्ड है शुरू से लेके अब तक, ये क्यों स्ट्रगल का ज़्यादा लगता है? तो बंदा जब शुरू कर रहा होता है तो बंदा टकरे मार रहा होता है और कहता है यार कुछ हो जाए, कोई कहीं दाव लग जाए, कुछ हो जाए। कंपटीशन, जब बंदा इस लेवल पे आता है, मतलब कोई लेवल नहीं मेरा, देखिए वन बनना कुछ भी नहीं हूँ, इतना काफ़ी लोग कहते, मैं अक्सर ये कहती हूँ कि नंबर 1 बनना आसान है, नंबर 1 पे रहना व्यूअर्स बहुत मुश्किल है। एक हिट के बाद जब आपकी दूसरी हिट नहीं आती तो लोग कहते हैं लो जी 1 हिट वंडर। वो जिस तरह 1 पाउंड फिश वाले आए थे, तो I2I वाले आए थे, अजीबो गरीब वो गाने थे, आए ऐसी ऐसी उनको फेम मिली और फिर वहीं पे कहानी खत्म। वैसे ही चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 25 साल हो गए जब मैं मार्केट में इन हुआ म्यूज़िक की, अपने एक प्रॉपर प्रोफेशनली। उस दिन से लेके आज के दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त से नवाजा, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे अभी तक म्यूज़िक करने वाले मेरे जितने भी हैं ना लोग, उनमें बैठने की तमीज़ भी नहीं आई। गाना तो बहुत दूर की बात है, और अल्लाह करे मतलब मैं इतना हो जाऊं कि मैं उन लोगों में बैठने की मुझे समझ आ जाए कि किस तरीके से बैठना है, किस तमीज़ से बैठना है। आप तमीज़ की बात कर रहे हैं तो आप देखें ऑडियंस का जो रिएक्शन होता है। अच्छा, यूजुअली सिंगर्स जो हैं वो ये इंसिस्ट करते हैं कि भाई चुप करके बैठ के परफॉर्मेंस को देखें। आपके कॉन्सर्ट पे मुख्तलिफ माहौल होता है। हाँ, हर बंदा इन्वॉल्व हुआ होता है, हल्ला गुल्ला चल रहा होता है, लोग आ रहे होते हैं। मैंने आपके कोई कॉन्सर्ट्स की बहुत सी विजुअल्स भी देखे हैं ना कि आप परफॉर्म कर रहे हैं और इस तरह करके किसी ने कैमरे को माया। मैं कहती हूँ यार, एक तो माशाल्लाह इतनी आवाम
गेट तोड़ रहे होते हैं लोग, गेटों के बाहर लोग टकरे मार रहे होते हैं, बाहर पार्किंग लॉट में बैठ के लोग सुन रहे होते हैं कि चलो आवाज़ तो आ रही है ना, लाइव तो सुन लिया। तो ये आप हैंडल कैसे करते हैं? मोस्ट सिंगर्स कहते हैं यार साइलेंस चाहिए। मुझे तब तक खुद कोई मज़ा नहीं आता जब तक कोई बैठा हुआ, जब तक पागलपना चल रहा, बैठे हुए क्यों, लेकिन अपने सराइकी पे, अपने सराइकी, बिल्कुल ठीक, मेरी पहचान। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि अब आप हमें क्या सुनाते हुए ब्रेक में भेजें? मैं आपको सुनाता हूँ एक बहुत अच्छा गाना। मेरे भाई हैं गुलजार खटक, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे इलाके से बिलोंग करते हैं, उनका लिखा हुआ गाना है और आपकी नज़र पड़ेगा। दिल समझे है जन्नत का बदल तेरी जवानी, दिल समझे है जन्नत का बदल तेरी जवानी, ईमान में डाले है खलल तेरी जवानी, और आँखों के दरीचों में अलफ लैला का मंजर, बगदाद का है कोई महल तेरी जवानी। जिंदड़ी जीवी जगते जीवे मेरा सोहना भोला, गोरे बदन ते सोहना लग दई, काले रंग दा चोला वे मेरा ढोला, कि तू की दईए चोला वे मेरा ढोला, कि तू की दईए चोला। जिंदड़ी जीवी जगते जीवे, जिंदड़ी जीवी जगते जीवे मेरा सोहना ढोला, गोरे बदन ते सोहना लग दई, काले रंग दा चोला वे मेरा ढोला, कि तू की दईए चोला। सोने तेरे नखरे ते सोनिया दावा ने, तेरे लिए सिख दिया मेरिया ये बावां ने, सोने तेरे नखरे ते सोनिया या दावा ने, तेरे लिए सिख दिया मेरिया ये बावां ने, एक सोना ते तू मन मोना, एक सोना नाले जग तू भोला, गोरे बदन ते सोहना लग दई, काले रंग दा चोला वे मेरा ढोला, कि तू की दईए चोला। मोरा वांगू टुर दे सोनिया तू चाला वे, दिल उत्ते जादू कीता तेरे सोने वाला वे, मोरा वांगू टुर दे सोनिया तू चाला वे, दिल उत्ते जादू कीता तेरे सोने वाला वे, सारे नाल प्रीत मुका के, सारे नाल प्रीत मुका
करना जग तू होला गोरे बदन ते सोहना लग दई काले रंग दा चोला वे मेरा ढोला कि तू की दई ये चोला। प्यार मेरा चन गुलजार वे रासा मैं नौकर तेरी सदा सरकार वे भूले ना प्यार मेरा चन गुलजार वे रासा मैं नौकर तेरी सदा सरकार वे तेरे तेजा कीतिए मैं तेरे तेजा जिंदड़ी अपनी खोला गोरे बदन ते सोहना लग दई काले रंग दा चोला वे मेरा ढोला कि तू की दई ये चोला। जिंदड़ी जीवी जगते जीवे जिंदड़ी जीवी जगते जीवे मेरा सोहना गोरे बदन ते सोहना लग दई काले रंग दा चोला वे मेरा ढोला कि तू की दई ये चोला वे मेरा ढोला कि तू की दई ये चोला। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए किचन में नज़र डालते हैं जहाँ पे मीठा भी और नमकीन भी तैयार है और तीखी सी शेफ़ तैयबा भी है। जी बिल्कुल व्यूअर्स, चिकन दाबू बिल्कुल तैयार है और इसके साथ क्रीमी सैलेड भी। और चिकन दाबू को मैं सर्व कर रही हूँ फ्राइज़ के साथ और इसके साथ रायता है और केचप भी है। आप अगर चाहें तो अगर आपको क्रीमी डिप पसंद है तो आप उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी जुगन कि कामरान ईसा खिलवी साहब सामने बैठे हैं और जब इतनी चीज़ें हो ना तो कम टाइम में मैनेज करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इनकी वॉइस साथ साथ कानों में पड़ती जा रही थी और इतनी क्लैरिटी थी उसमें कि मतलब गौर नहीं करना पड़ा था लफ्ज़ों के ऊपर कि वो बड़े क्लियरली सुनाई दे रहे थे। मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और जिस तरह ये सपोर्ट कर रहे हैं यंगस्टर्स को ना, तो ये रियली बहुत तारीफ़ के काबिल है। थैंक यू जी। अन करीब तैयबा जी यहाँ होस्टिंग कर लूँगी, मैं आपको बता रही हूँ माशाल्लाह जितना खूबसूरत बोलती हैं और कितना मतलब शी इज़, आई हैव टू टेल यू, कहते हैं ना जब हम खूबसूरत लोगों की बात करते हैं तो ये हमारी लड़की भी एक बहुत ही खूबसूरत इंसान है। थैंक यू सो मच। हर बंदे का ख्याल करने वाली, लिहाज करने वाली भी। वही वाली बात होती है ना, हम लोग ऑन एयर एक ताल्लुक दिखाते हैं कि हाँ जी हेलो वटेवर, ये नहीं रियलाइज़ करते कि उन लोगों से जो आप जनरल बात करते हैं एक्चुअली वो इंसान कैसे हैं। और इन्होंने एक बड़ी बात इंपॉर्टेंट की तरफ पॉइंट किया, मैं चाहूँगी कि उसको आप ज़रूर कवर करें। अल्फाज की समझ आ रही है आजकल तो जो म्यूज़िक है, सीरियसली कामरान में पॉप म्यूज़िक स्पेशली समझ ही नहीं आती कि क्या बोल रहे हैं, बस अल्फाज फेंक रहे हैं और कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सुरताल का बैलेंस नहीं है, कोई वजन नहीं है अशार में। क्या चल रहा है ये? मैं आपको बताता चलूं और मेरी इस बात से मेरे काफ़ी सारे नए जो और सिराई की बेल्ट वाले बच्चे भी ये कर रहे हैं, बाय द वे, समझ नहीं आ रही उन सबको बड़ा फ़ायदा होगा मेरी इस बात से कि सॉफ्टनेस और अल्फाज की अदायगी, ठीक है, आपके गायकी में ये दो चीज़ें नहीं हैं तो मेरे नज़दीक वो आपकी गायकी नहीं है। आप सिंगर हैं? ये आप सिंगर। अच्छा मलाइका, ये बताओ बेटा, मलाइका रूच के आपको कामरान भाई के साथ काम करना कैसे लगा? बहुत अच्छा, क्योंकि सीनियर्स के साथ काम करते जान जाती है थोड़ी सी। बहुत गाइड करते हैं मुझे सुराइकी ठीक से समझ नहीं आती है, मुझे बताते हैं ये लफ्ज़ ऐसे है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, बहुत अच्छा महसूस होता है और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। वही वाली बात है ना कि कामरान भाई
जिस चीज़ का क्रेडिट मलाइका को जाता है, बड़ी बाअदब बच्ची है। और हमेशा कहते हैं ना कि बाअदब जो होता है, जो अदब वाला इंसान होता है, वो हमेशा नसीब वाला होता है। तो अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे बेटा। थैंक यू सो मच। कमरान भाई, अपने फैंस को क्या मैसेज और क्या टीजर्स देंगे कि आगे क्या आ रहा है? क्योंकि आपको पता है पैगाम तो लोगों को चाहिए होता है कि भाई हमें डायरेक्टली कमरान भाई ने मैसेज दिया, लेकिन उसके साथ साथ प्लीज़ आगे क्या हो रहा है ये भी बताएं हमें। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स। अच्छा, वैसे लास्ट टाइम भी मैं यही कह के गया था, मेरी अपनी पर्सनल कुछ इस बार तो आप गवाह भी लेके आए हैं, साथ एक प्रूफ भी लेके आए हैं ना कि मैं कर रहा हूँ काम। ये देखो, बिल्कुल ये हमारा बच्चा बताएगा हम कर रहा हूँ। हाँ। डोमेस्टिक कुछ थे इश्यूज जिनमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। इंशाल्लाह बहुत जल्द ईद से पहले बहुत ढेर सारे सरप्राइज लेके आ रहा हूँ। ढेर सारे, मैं यही कहने लगी थी, अब फिर एक गाना छोड़ के ना गायब हो जाएंगे कि मैं 3-4 महीने फिर। ढेर सारे इंशाल्लाह, बहुत ढेर सारे और बहुत अच्छे वाकई सरप्राइज। ऑसम इंशाल्लाह। एंड मैसेज फॉर योर फैंस, आपके चाहने वालों के लिए आप कोई पते की बात, क्या जुम्मे का बाबरकत दिन है, हम हमेशा जुम्मे को जुम्मा मुबारक करते हैं, तो कोई पते की बात हमारे व्यूअर्स। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। क्या बात। दर्द कैसा भी हो आंख नम ना करो, रात काली से ही कोई गम ना करो, एक सितारा बनो जगमगाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। और अश्क अनमोल हैं, आंसू अश्क अनमोल हैं, खो न देना कहीं, इनकी हर बूंद है मोतियों से हंसी, इनको हर आंख से तुम चुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह मेरे भाई, क्या बात है। और कितना खूबसूरत पैगाम है। इसी नोट पे हम आज के शो को कंक्लूड करेंगे, कामरान भाई से ही कुछ सुनते हुए, लेकिन शुक्रिया अदा करेंगे कामरान तारिका, कलीम अब्बास का, अपनी प्यारी बहन शहर तैयबा का, एंड देन ऑफ कोर्स प्यारी सी हमारी सुपरस्टार जो आज हमारे साथ है, इंशाल्लाह फ्यूचर सुपरस्टार एज वेल। एंड कामरान भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। शो को करोड़ चांद लगाते हैं आप, आके 4 तो बहुत कम है आपकी कंपैरिजन में। और आपको सुनते हुए शो को क्लोज करें। मौसम बहारे, दिल बेकरारे, वेंदी तो मिठड़ी हवा, ढोले अखी वल वतना तेरा, मौसम बहारे, दिल बेकरारे, मौसम बहारे, दिल बेकरारे, मेरी तो पहले मिठड़ी हवा, ढोले गुआ के हुण बतना तेरा, मौसम बहारे, दिल बेकरारे, मौसम बहारे। बन